हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रावा कक्षा 12 के सिलेबस में डे 1 to 4 124 में। और नेक्स्ट टॉपिक अपना है एलसी दोलन। बस एक दो टॉपिक और है, इसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, वही लास्ट टॉपिक है शायद इसका। और अब बात कर रहे हैं एलसी दोलन। सबसे पहले तो एलसी दोलन क्या है और कैसे इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, दोलन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये एलसी दोलन क्या है, एल और सी दिख रहा है, हमने बहुत बार यूज कर लिया पूरे चैप्टर में। एल और सी, एल का मतलब इंडक्टर है और सी का मतलब कैपेसिटर है। तो ऐसा सर्किट जिसमें एल और सी लगे हो उसको क्या बोलते हैं, एलसी सर्किट बोलते हैं, एलसी सर्किट। लेकिन एलसी ऑसिलेशंस जो है, एलसी दोलन जो है वो कब उत्पन्न होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं, एल और सी की ऊर्जा के एक्सचेंज के कारण। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें केवल थोड़ी सी थ्योरी है वो जो हमें समझनी है, समझ में आ जाएगी तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं। एल और सी प्रेरण कुंडली और संधारित्र के मध्य ऊर्जा के विनिमय के कारण जो दोलन उत्पन्न होते हैं उनको एलसी दोलन कहते हैं। ऊर्जा के विनिमय के कारण, विनिमय एक्सचेंज, एल से सी की तरफ एनर्जी जाएगी और सी से एल की तरफ एनर्जी आएगी। कैसे आएगी, दोनों ही एनर्जी स्टोरेज करते हैं। ये सारी बातें, इसके अंदर सारी वो बातें काम आएगी जो हमने शुरू से अब तक पढ़ी है एल और सी के बारे में। वो सारी चीजें काम चाहिए हमें, यहाँ हमें पता होना चाहिए एल क्या है, सी क्या है, फिर एल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, सी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है और वो ऊर्जा कितनी होती है, फॉर्मूला क्या है। तो सी की बात कर लेते पहले। सी में जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि संधारित्र आवेशों के संचयन करने की एक डिवाइस है। Q बराबर C भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। आवेशों को संचित करती है ये डिवाइस। तो इसमें विद्युत ऊर्जा संचित होती है जिसका मान 1/2 CV² होता है। एक दो फॉर्म में वो लिखा था Q²/2C, ये भी एक फॉर्म थी इसकी। तो किसको संचित करता है, ये विद्युत ऊर्जा को। और कुंडली जो है, प्रेरण कुंडली कहते हैं, प्रेरक तब कहते हैं। ये हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में डिटेल से पढ़ लिया, निम्न प्रेरण स्व प्रेरण, वहां हमने पढ़ा था। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान भी निकाला था। तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है फैराडे के नियम से, तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है जो उसमें प्रवाहित की गई धारा पर निर्भर करती है। और उसका मान हम लेते हैं 1/2 Li², 1/2 Li², यानी I पे निर्भर करता है उसका मान। तो दो बातें, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है, संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संचित होती है। और इन दोनों ऊर्जाओं का आदान प्रदान जब होता है तो उससे जो दोलन उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं एलसी दोलन। तो सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, वर्किंग आप इसकी समझ लें और फिर खुद लिख लें, ठीक है। थोड़ा बुक का आप सहारा ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, उसमें देख सकते हैं। एलसी दोलन क्या है, प्रेरण कुंडली एल तथा संधारित्र सी के मध्य ऊर्जा के विनिमय के कारण उत्पन्न दोलन एलसी दोलन कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एल और सी को कैसे जोड़ा जाता है, पहले हमने LCR RC से पढ़े हैं, इनको हमने सीरीज में जोड़ा था श्रेणी क्रम में। लेकिन जब यहाँ ऊर्जा का एक्सचेंज करना है तो उस स्थिति में ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और ऐसे सर्किट को टैंक सर्किट कहते हैं, टैंक सर्किट, टंकी परिवर्त बोलते हैं हिंदी में, टंकी परिवर्त। तो यहाँ L व C को किसमें जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
जिसे टैंक सर्किट, टंकी परिवर्तन कहते हैं। अब देखो दोनों के बारे में हमें पता हो पहले। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा यूई कह देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा होती है ये, इसलिए स्थितिज ऊर्जा है ये भी। तो इसका जो मान है वो 1/2 CV², आवेश की फॉर्म में लिखें तो Q²/2C लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई भी फॉर्म लिख लें। दूसरी बात, प्रेरकत्व में या प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा UM से लिखते से 1/2 LI0², ये मैग्नेटिक एनर्जी है, M फॉर मैग्नेट, E फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये दोनों संचित ऊर्जाएं हैं। जब अधिकतम आवेश है तो उसमें अधिकतम विद्युत ऊर्जा संचित होगी, जब इसमें विद्युत धारा अधिकतम प्रवाहित हो रही है तो अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा होगी कुंडली में। ये इतनी तो इसकी सामान्य बातें। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसको कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसकी जो थ्योरी हम बात करेंगे वो आप थ्योरी समझ लें और फिर उसको खुद लिख लें अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो आपको साथ साथ याद भी हो जाएगी, जब लिखेंगे तभी याद हो जाएगी, जो लिख लेगा उसको याद भी हो जाएगी। इस तरह से ये एक संधारित्र है, ऐसे शो करते हैं द पेंडल लाइन से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये संधारित्र, ये पूर्णतः आवेशित संधारित्र कह सकते हैं। इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, इस स्थिति में इस पर अधिकतम आवेश है। दो स्थितियां हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर संधारित्र जोड़ा गया, एक कुंडली जोड़ी गई है। हम कैसे भी मान सकते हैं, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये दोनों ही अगर डिस्चार्ज है, दोनों में एनर्जी नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए स्टार्टिंग में एक का चार्ज होना जरूरी है, एक का चार्ज होना जरूरी है। तो आप किसी को भी चार्ज मान सकते हैं, किसी को भी। आप L को EC है, ये C है और ये L है, आप L को चार्ज मान सकते हैं, C को चार्ज मान सकते हैं, किसी को भी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज इंडक्टर एक को ले सकते हैं, किसी को भी। दोनों डिस्चार्ज है तब तो इसका मतलब इस सर्किट में एनर्जी नहीं है, एनर्जी जीरो एनर्जी है। एनर्जी की है तो ट्रांसफर किसका होगा, ये प्रोसेस किसका है, दिस प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम C to L and L to C, from capacitor to inductor and inductor to capacitor। इसलिए हम क्या मान के चल रहे हैं, एक वैल्यू को चार्ज मान रहे हैं, इसको चार्ज मान रहे हैं, संधारित्र को चार्ज मान। तो आपको क्या लिखना है इसमें, एक बार फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे पूरी बात करने के बाद में, कि साथ साथ भी आप ध्यान रखें कि हम मान के चल रहे हैं, माना प्रारंभिक स्थिति में संधारित्र पूर्णतः आवेशित है, माना प्रारंभिक स्थिति में संधारित्र पूर्णतः आवेशित है, ये हमने मान लिया। तो पूर्णतः आवेशित है तो इसमें संचित ऊर्जा UE इज इक्वल टू, ये बात आपको लिखनी आगे, UE इज इक्वल टू 1/2 CV के लिख दो, या इन फॉर्म ऑफ चार्ज UE इज इक्वल टू Q²/2C है। अब कुंडली के द्वारा, प्रेरण कुंडली के द्वारा कैपेसिटर का डिस्चार्ज प्रारंभ होता है, कुंडली के द्वारा संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ होता है, निरावेशन प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है, अब इसमें से आवेश संचित है तो वो आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है, किस में से जा रही है, कुंडली में से जा रही है। कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाता है। जब सारे आवेश प्रवाहित हो जाते हैं तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। उस स्थिति में कुंडली में भी धारा का मान, कुंडली में भी चुंबकीय ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है, क्योंकि इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है।
उस स्थिति में संचित ऊर्जा, अधिकतम संचित ऊर्जा 1/2 Li0 हो जाती है। यानी इस स्थिति में जब ये कुंडली पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, पूरी तरह से इसमें मैग्नेटिक एनर्जी आ चुकी है, चुंबकीय ऊर्जा 1/2 Li0, उस स्थिति में संधारित्र पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, निरावेशन की प्रोसेस हो चुकी है और उस स्थिति में इसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो गई है, क्योंकि अधिकतम चार्ज जो था वो संधारित्र से प्रवाहित हो गया। अब अपोजिट प्रोसेस हो गई, यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ जीरो हो गया। इसको हम सेकंड डायग्राम में ही रहेगा, फ्रॉम C to L एंड फ्रॉम L to C, ऐसी प्रोसेस हम बना लेंगे। जैसे हम दूसरा डायग्राम बना है इसका, तो ये डायग्राम बनाना है हमें वापिस। अब इसमें क्या होगा, चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी चारों इस तरह से, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, बंधवक्र का निर्माण करती है, बंधवक्र पढ़ाती है अपने इसका। तो यहाँ से इसमें से धारा कैसे प्रवाहित होना शुरू हो गई, कैसे धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। कब तक प्रवाहित होगी, जब तक अधिकतम आवेश इसमें से प्रवाहित नहीं हो जाता, अधिकतम धारा प्रवाहित नहीं हो जाती। तो जब अधिकतम धारा होगी तो इस स्थिति में यहाँ प्रवाहित धारा क्या है, क्या है, अधिकतम धारा है। अधिकतम धारा। अब क्या हुआ है, अब ये जो इंडक्टर है ये पूरी तरह चार्ज हो चुका है। पूरी तरह चार्ज होने का मतलब इसमें चुंबकीय ऊर्जा का मान, संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान अधिकतम हो चुका है, जिसका मान कितना है, यहाँ जो ऊर्जा थी वो UE थी, जो 1/2 CV² या Q²/2C थी। यहाँ जो ऊर्जा है वो क्या हो गई है, 1/2 Li0² हो गई है। कौन सी ऊर्जा, ये UM है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, अब ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, ये इस समय डिस्चार्ज हो चुका है। यानी जब अधिकतम आवेश है, मैक्सिमम चार्ज है, तब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित है, और जब अधिकतम धारा है तब संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित है। ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। नाउ रिपीट अगेन सेम प्रोसेस। अब क्या होगा, अब ये जो कुंडली पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, पूरी तरह से इसमें ऊर्जा संचित हो चुकी है, वो वापस डिस्चार्ज होना शुरू करेगी। डिस्चार्ज कौन करेगा, इसे कैपेसिटर। यानी अब इसमें से निरावेशन शुरू होगा किसका, कुंडली का, और आवेशन शुरू होगा किसका, किसका, संधारित्र। कुंडली की ऊर्जा कम होती जाएगी, संधारित्र की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। संधारित्र में आवेश उत्पन्न होता जाएगा धारा के कारण, दोनों प्लेटों पर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें धारा कम होती जाएगी, उधर आवेश बढ़ता जाएगा। जब सारी आवेश को स्टोर कर लेगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, तो सारी धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी धारा का मान नेग्लिजिबल जीरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब करंट जो इसके, अभी तो इसकी तरफ जा रहा था और संचित हो रही थी, चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। अब करंट कहां से आएगा, इधर से आएगा करंट वापिस, और वो करंट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है डायग्राम में, इधर से करंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे आएगा ये जब पूरी तरह से चार्ज हो गई है और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, तो चार्ज कॉइल जो है वहां से करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर की ओर जाएगा। तो अब इसका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। हम वही प्रोसेस रिपीट करना शुरू करते हैं वापस। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, ये आवेशित होना प्रारंभ हो जाएगा, और इधर से ये कॉइल जो है वो निरावेशित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इधर से करंट प्रवाहित होगा, और ये वापस कौन सी स्थिति, कब तक आएगी ये स्थिति, जब तक यहाँ पर क्या नहीं हो जाता, अधिकतम आवेश नहीं हो जाता। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब अधिकतम, यहाँ तो प्रोसेस शुरू है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में बुक्स में से बढ़ा देते हैं, एक डायग्राम ये बना देते, फिर इसको एक और बढ़ा देंगे, 4-5 बढ़ा देंगे इसको।
तो सब में बात वही आ रही है कि हम यहाँ से दिखा दिए कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट में दिखा देंगे कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम चार्ज हो गया और ये डिस्चार्ज हो गया। इस तरह से जो प्रेरण कुंडली है वो डिस्चार्ज हो जाती है और धारा का मान 0 हो जाता है। इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश का मान अधिकतम हो जाता है और संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। फिर क्या हुआ, फिर वही प्रोसेस आ जाएगी, आवेश अधिकतम हो गया, अब संधारित्र का निरावेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से धारा फिर इस दिशा में प्रवाहित होगी और किधर जाएगी, प्रेरण कुंडली की तरफ जाएगी और फिर प्रेरण कुंडली में जाएगी तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों ओर और जिसके कारण उसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित होने लग जाएगी। तो पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, अब ये प्रोसेस देखो हमें लिखनी है, इसको देख देख के इजी वे में हम लिख सकते हैं, खुद लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा खुद की लैंग्वेज में। पूरी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल रहे हैं, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, फिर विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी, फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। इसीलिए सबसे पहले लाइन लिखी गई है कि प्रेरण कुंडली तथा संधारित्र के मध्य ऊर्जा के विनिमय आदान प्रदान के कारण, और ये पूरा भी लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेरण कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र की विद्युत ऊर्जा के मध्य विनिमय होने के कारण जो दोलन उत्पन्न होते हैं उनको एलसी दोलन कहते हैं। अब बात करते हैं भाई इसको लिखना क्या है। तो इसको समझ में आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 लाइन ज्यादा लिख दी है 1 लाइन कम लिख दी, कोई इतना इश्यू नहीं है। आपने जो कंसेप्ट बताए हैं क्वेश्चन के अंदर वो सही होने चाहिए। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना प्रारंभ में संधारित्र पूरी तरह से आवेशित है और कुंडली निरावेशित है। अब प्रेरण कुंडली संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ करती है, प्रेरण कुंडली संधारित्र का निरावेशन प्रारंभ करती है जिससे प्रेरण कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है और कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाती है। जब धारा का मान अधिकतम होता है उस स्थिति में अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा 1/2 LI0² संचित होती है। इस स्थिति में जब चुंबकीय ऊर्जा का मान अधिकतम होता है तो संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो जाता है और विद्युत ऊर्जा का मान 0 हो जाता है। अब प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा के कारण धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होना शुरू होती है जिससे संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रेरण कुंडली का निरावेशन होता है। धीरे धीरे संधारित्र आवेशित होने लगता है और एक स्थिति में इस पर अधिकतम आवेश पुनः प्राप्त हो जाता है और कुंडली निरावेशित हो जाती है, कुंडली डिस्चार्ज हो जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिस कारण विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का आपस में आदान प्रदान होता रहता है। इस ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न दोलन एलसी दोलन कहलाते हैं। ये तो इसकी थ्योरी, इस थ्योरी को लिख लिया, थोड़ा रोक के लिख लिए, चाहे उसको दोबारा देख लें या रिपीट कर लें। बाद में क्लास जो आप इसको YouTube पे अपलोड हो जाती है तो उसके बाद में आप कभी भी देख सकते हो, बाद में भी आप इसको लिख सकते हो। एक दो बातें और है इसके अंदर, ग्राफ देखो, ये जो दोलन होते हैं वो 11th में पढ़ते हैं, कई तरह के दोलन होते हैं। अमंदित दोलन होते हैं, एक अवमंदित दोलन होते हैं। अमंदित दोलन वो होते हैं जिनका मंदन मतलब कमी आना, कमी नहीं आती, उनका आयाम जितना है उतना ही रहता है, वो अमंदित होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये अवमंदित होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं इनको, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदित का मतलब क्या है, इनके आयाम धीरे धीरे कम होते हैं। आयाम का मतलब होता है अधिकतम मान, एनर्जी फॉर्म में तो एनर्जी का अधिकतम मान, विस्थापन फॉर्म में तो विस्थापन का अधिकतम मान। तो एनर्जी जाती कहाँ है इसकी, कि इसका कुछ ना कुछ हमने पढ़ा है, संधारित्र का भी प्रतिरोध होता है, x = 1/ωc, c पे डिपेंड करता है।
एल का भी प्रेरण कुंडली का भी प्रतिरोध होता है, प्रतिघात जिसे कहते हैं, प्रेरकीय या प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। XL = ओमेगा एल पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ, एलसी परिपथ का कुछ निश्चित प्रतिरोध होता है, निश्चित प्रतिरोध होता है। तो जब इसमें धारा t समय के लिए प्रवाहित होती है तो जो वेग ऊष्मा है उसका मान होता है H = I²RT। ये पढ़ चुके हैं। कहां से आता है ये फॉर्मूला, शक्ति से आता है। P = W/T होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये जो कार्य होता है ये खर्च हुई ऊर्जा होती है जिसे ऊष्मा के रूप में काम आती है, खर्च हो जाती है ऊष्मा के रूप में। तो W क्या हो गया, PT। P बराबर हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, P बराबर क्या होता है, VI V0 sin ओमेगा t I0 sin ओमेगा t + 5 लिया था हमने शक्ति में। V बराबर क्या होता है, IR × I × T। तो क्या हो गया, I × I² कितनी ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। अब ऊर्जा खर्च हो गई तो वो जितनी यहाँ मैक्सिमम होनी चाहिए थी उसका मैक्सिमम पॉइंट वो इतना पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ ऊर्जा तो खर्च हो गई, इस फॉर्म में खर्च हो गई और बाकी जो बची है वो ट्रांसफर हुई है। फिर जब वापस रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा इधर से इधर के लिए, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कुछ ऊर्जा I²RT की फॉर्म में खर्च हो जाएगी, बाकी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। फिर वापस प्रोसेस होगा तो फिर जितनी मैक्सिमम थी उसमें से कुछ तो हीट की फॉर्म में खर्च हो जाएगी, बाकी जाएगी। तो हर पार्ट में जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है, हर पार्ट में क्या होता है, ऊर्जा के मान में कमी आती है, यानी ऊर्जा का जो अधिकतम मान जितना था उससे थोड़ा कम हो जाता है, हर बार ये कम होता रहता है। इसलिए जो दोलन आते हैं, पहले दोलन का आयाम इतना है तो दूसरे का कम हो जाएगा, तीसरे का और कम हो जाएगा, चौथे का और कम हो जाएगा, पांचवें, इस तरह आयाम में निरंतर कमी आती है। और जिन आयामों में निरंतर कमी आती है उन्हें कहते हैं अवमंदित दोलन। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 11th में पूरा चैप्टर आता है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवृत्ति का चैप्टर है, वो पूरी में हम उसमें ये पढ़ते हैं कि अगर झूला है उसको हम धक्का देकर छोड़ दें तो वो क्या होगा, पहले वहां तक जाएगा, दूसरी बार और थोड़ा सा कम जाएगा, तीसरी बार और कम जाएगा, चौथी बार, और धीरे धीरे अंत में वो क्या जाएगा, विराम हो जाएगा। तो आयाम जो अधिकतम विस्थापन है वही आयाम होता है। तो वो पहले आयाम वहां तक था, दूसरी बार यहाँ तक होगा, तीसरी बार यहाँ तक होगा, चौथी बार यहाँ, इस तरह धीरे धीरे अंत में 0 पे आ जाता है। और ऐसे जो दोलन होते हैं उनको कहते हैं अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर बता सकते हैं कि ये जो दोलन होते हैं एलसी दोलन, वो अवमंदित दोलन होते हैं। कारण क्या है वो आप लिख सकते हैं। कारण क्या है कि एलसी परिपथ का कुछ निश्चित प्रतिरोध होता है, जब I धारा t समय के लिए प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा I² RT के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। इस कारण आयाम निरंतर कम होते रहते हैं। इस कारण एलसी दोलनों की आयाम निरंतर
कमी आती है, और ऐसे दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं। इन्हें अवमंदित दोलन डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज आप खुद की लिखने तो ज्यादा अच्छा रहता है। वही बात हम लिखते हैं किताबों से देखकर, वही बात हम लिखते हैं, कोई थोड़ा सा लैंग्वेज हम खुद लिखते हैं तो वो हमें समझ में आ जाती है और याद हो जाती है। इसलिए अपनी लैंग्वेज का ही यूज करें, बुक को कॉपी न करें तो दिक्कत नहीं आएगी समझने में और याद करने में। अब देखते हैं आगे, ये इसकी सारी बातें आ गई इसके अंदर। इसका ग्राफ और देख लें, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा इसका ग्राफ। ये पहले आया कितना है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया और अंत में 0 हो गया। ये इसका आयाम है, यहां से यहाँ तक ये आयाम है। ऐसे दोलन क्या कहलाते हैं, ऐसे दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं, ऐसे दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं। एक ग्राफ और इसके अंदर बन सकता है जो पूछ लिया जा सकता है बाई चांस, क्या है वो है आवेश और धारा के लिए समय के साथ ग्राफ। तो इसमें आवेश तथा धारा का समय के साथ ग्राफ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा है कि जब आवेश अधिकतम है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी तो आवेश धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, धारा अधिकतम हो जाएगी तो आवेश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में आवेश का मान तो अधिकतम है और धारा का मान 0 है। आगे ऑसिलेशन वही है साइन थीटा के अकॉर्डिंग। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रारंभ में धारा तो 0 है तो धारा तो ऐसे आएगी। ये तो किसका ग्राफ है, धारा। और आवेश अधिकतम है, इसी स्थिति में 0 है, अधिकतम है, अधिकतम आने में यहाँ आवेश का अधिकतम, ये क्यों मैक्सिमम है तो इसका मान ऐसे है। ठीक है, ग्राफ इस तरह के ग्राफ बनेंगे इसमें। अब इसमें दिखाई दे रहे हैं कि ये पॉइंट तो क्या बता रहा है, ये पॉइंट तो बता रहा है यूई मैक्सिमम, क्या बता रहा है यूई मैक्सिमम। यू पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, ई इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये, क्या विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो संचित होती है संधारित्र में वो है, तो उसका मान अधिकतम है जब आवेश अधिकतम है, क्योंकि ऊर्जा का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, आवेश पे। क्यों अधिकतम है तो आवेश भी ऊर्जा भी अधिकतम है। जब ये डिस्चार्ज होना प्रारंभ होता है तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो जब करंट का मान मैक्सिमम हो गया, यहाँ आई मैक्सिमम है, जब आई मैक्सिमम है तो यहाँ देखो आवेश का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और ये किस पे निर्भर करता है, ये किस पे निर्भर करता है, आई पे निर्भर करता है। तो आई मैक्सिमम है, उसी स्थिति में मैग्नेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो ये आ जाएगा यहाँ क्या, यू एम मैक्सिमम। अब अल्टरनेट चलता रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यू ई मैक्सिमम, नेक्स्ट स्टेप में यू एम मैक्सिमम। और दोनों ही स्थितियों में सभी में क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कम हो रही है, तो किस में बदल रही है, मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक कम हो रही है तो किसमें बदल रही है, इलेक्ट्रिक में। और जो ऊर्जा एक्स्ट्रा कम हो रही है, जो इसके आयाम को कम कर रही है, अवमंदित दोलन दे रही है, वो ऊर्जा किसमें बदल रही है, ऊष्मा में, आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो रही है, खर्च हो रही है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो वो एक यूनिवर्सल नियम है जो हर जगह अप्लाई होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल कन्वर्ट होती है।
तो ये नहीं है भाई यहाँ से ऊर्जा इधर आई तो कुछ कम आई, फिर बाकी कहाँ गई, बाकी किसमें खर्च हो गई, ऊष्मा के रूप में खर्च हो गई। तो इस तरह से थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन सिंपल से कंसेप्ट है इसके अंदर। सिंपल से दो ही बातें ये है अपने पास, इन्हीं को लेकर हमने क्या किया, पूरे को सोल्व कर लिया, समझ लिया, डायग्राम बना लिया। तो जो बात आपसे पूछी जाए भाई एलसी दोलन क्या है, तो ये बात पता नहीं, ठीक है। एलसी दोलन में संधारित्र में अधिकतम संचित ऊर्जा कब होती है, जब पूर्णतः चार्ज होता है। उसका मान कितना होता है, कोई भी फॉर्मूले की लिख सकते हैं। कुंडली के लिए एलसी दोलन के लिए आयाम किस प्रकार के होते हैं, अवमंदित दोलन किस प्रकार के होते हैं, उनका ग्राफ बनाओ, तो ये बनाना। आवेश और धारा के लिए पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से ग्राफ इसको व्यक्त करते हैं। तो ये लिख लिया, आप रिवाइज कर ले इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, इसमें लगभग चैप्टर पूरा होने को है। और हम जैसा कल की क्लास में बताया था कि ये चैप्टर पूरा होने के बाद में पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस की एक क्लास हम करेंगे। उसके बाद में कोशिश करेंगे क्लास अपनी टेस्ट की भी रखें, बीच में 1-2 दिन इलेक्शन ड्यूटी रहेगी, तो हो सकता है नहीं भी हो पाए तो बाद में हो जाएगी, जैसे ही ड्यूटी से फ्री होंगे तब हो जाएगी। तो आप इसको रिवाइज करें, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे अगले टॉपिक। थैंक यू।